लाइक बच्चे सीख रहे होते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं ना बहुत समय से, तो एक बहुत बहुत उनके मन में रहता ही है कि अब मैं क्या करूं सर, आगे क्या करूं। हाँ, आगे कैसे क्योंकि पढ़ाई अगर करूं। किसी को भी फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो उसको कि कहीं ना कहीं खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहिए, हाँ। क्योंकि ट्रेडिंग के साथ साथ बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो बहुत लोगों का सवाल रहता है कि यार इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे की अकम्पलिशमेंट कैसे की जाए, कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसको कैसे अचीव किया जाए, रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस क्या है, कंप्लाइंसेस, कंप्लाइंस जो शब्द है Yes. इससे लोगों को बहुत डर लगता है, स्पेशली कैपिटल मार्केट में। साथ साथ हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ नया सुनना ही है। अभी लेटेस्ट है सेबी बोल रही है रजिस्ट्रेशन लो, सेबी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आरए एग्ज़ाम पास करना है, आईए एग्ज़ाम पास करना है। तो एक्चुअली ये है क्या, तो ये समझने के लिए आज के पॉडकास्ट पे हम इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ पुलकित सर हैं जो 2017 से सेबी कंप्लाइंसेस एंड कंसल्टेंसी पे काम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पुलकित सर, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि ये आईएआरए है क्या। So, thank you Manish and Prateek for having me. I hope we can make most of this session. तो बेसिकली आईए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट जो हैं, दीज आर टू लाइसेंसेस ऑफ मेनी लाइसेंसेस विच सेबी गिव्स, जो इंटरमीडियरीज के लिए अलग अलग लाइसेंसेस हैं। तो ये दो तरह के लाइसेंसेस हैं। और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरए और आईए की एक्टिविटी सेम है, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वो है जो सलाह दे रहा है, सलाहकार है। ही इज़ गिविंग यू एडवाइस। सो इट इज़ अ 1-to-1 एडवाइस। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सूटेबल रहेगा और उसमें क्या एलोकेशन करना है, ये काम है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का। इसमें एक की फैक्टर है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस हैज़ टू बी बैक्ड विथ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब तक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस अधूरी है। तो बेसिकली ये काम है एडवाइज़र का कि वो एक क्लाइंट का उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना के उसको एडवाइस दे कि किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट में उसको क्या एक्सपोजर लेना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने क्लाइंट के प्रति, वो एक वो फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो उसका भले बुरे का जो है उसकी जवाबदारी एक एडवाइज़र की होती है। तो ही हैज़ टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशन वाइल गिविंग एडवाइस। ऑन दी कॉन्ट्ररी, रिसर्च एनालिस्ट का काम एडवाइस देना नहीं है। रिसर्च एनालिस्ट अपनी स्टडी के बेसिस पे एक बाय सेल रिकमेंडेशन देता है या एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस पे कोई क्लाइंट एक्ट करे या ना करे, उसका रिसर्च एनालिस्ट का कोई इस पे से नहीं होता, और ही इज़ जस्ट पब्लिशिंग अ रिपोर्ट। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बंदा जो है इज़ अ पब्लिशर ऑफ रिसर्च, द अदर पर्सन इज़ अ डॉक्टर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। जितना मैं समझ पाया, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं तो आई थिंक मेरे पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें मेरे को कमांड करनी चाहिए, बट एज अ आरए सिर्फ मैं इक्विटी से बाउंडेड हूं? इज इट ट्रू? ऐसा कुछ है या ऐसा नहीं है। जितनी भी सिक्योरिटीज़ इंडिया में ट्रेड होती है, हाँ, उस पे किसी भी सिक्योरिटी पे रिसर्च एनालिस्ट अपना रिसर्च करके पब्लिश कर सकता है। और उन सारी सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एक क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेदर दैट सिक्योरिटी सूट्स द क्लाइंट्स और नॉट, वो डिसाइड करके वो कितना लेना है, कब लेना है, कब एग्जिट करना है, फाइनेंशियल प्लान को ध्यान रखते हुए वो फिगर आउट कर सकता है। तो सिक्योरिटीज़ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। बोथ दी इंटरमीडियरीज वर्क ऑन दी सेम सेट ऑफ सिक्योरिटीज विच आर अलाउड टू बी ट्रेडेड इन इंडियन मार्केट। मतलब एज अ आरए मैं म्यूचुअल फंड को भी रेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। you are so at the end of the day, if you are a registered RA, what you are doing is you are looking at the fundamentals of the securities. If it's a mutual fund scheme, you are looking at the scheme contents of the what are the holdings of the mutual fund.
एंड आप उसको रिव्यू करके उस पर एक अपना रिकमेंडेशन बना रहे हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है. इट इज़ हिज ड्यूटी, इट इज़ हिज फंक्शन एज अ रिसर्च एनालिस्ट टू डू दैट. अच्छा सर, अगर मैं और सिंपल टर्म्स में ऑडियंस के लिए एक सवाल पूछूं आपसे कि एक जगह एक आईए है और एक जगह एक आरए है, ठीक है. अब अगर मैं आईए के पास जा रहा हूं तो मुझे क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एज अगर मैं किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जा रहा हूं तो बस मैं अपनी उसको सारी प्रॉब्लम्स बता दूं, अपनी फाइनेंशियल सारी चीजें बता दूं और एक गोल बता दूं, तो उसका काम है कि वो मेरे को पूरी की पूरी इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करके दे. एम आई राइट? यस. और वहीं मैं आरए के पास जाऊंगा तो आरए मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करके नहीं दे सकता. नहीं देगा. मैं आरए के पास ऐसा जा सकता हूं कि भैया मेरे पास ये 3 म्यूचुअल फंड है, आप मेरे को ये बता दो इनमें से कौन सा रखूं, कौन सा मैं निकाल दूं. क्या ये आरए का काम है एनालाइज करके? इसको दो तरीके से ले सकते हैं. जनरली आरए क्या करते हैं कि वो अपना खुद का रिसर्च पब्लिश करते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि आप जो मेरे पास लेके आए हो वो मैं, इफ़ इट इज़ स्टडीड बाय मी, इफ़ आई एम आर ए एंड इट इज़ स्टडीड बाय मी, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस पर क्या मेरा व्यू बनता है, या फिर मैं आपके लिए उसको स्टडी करके अपना व्यू बना दूंगा वेदर टू बाय, सेल और होल्ड. ओके. वेरेस इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र तो है, वो आपको प्रोडक्ट ही वो ये बताएगा जो आपके लिए सूटेबल है. यस. मतलब बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट मैं प्रोडक्ट नहीं बता सकता, बट मैं प्रोडक्ट को रेट कर सकता हूँ, राइट? बीइंग रिसर्च एनालिस्ट, मैं मेरी रिसर्च जो है किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे, सपोज मैं कोई XYZ कंपनी को रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अपनी XYZ कंपनी की जो मेरी रिसर्च है उसको मैं पब्लिश कर दूंगा. और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू वांट टू बाय माय रिसर्च, or if you want to buy my recommendation, you will buy my recommendation and act upon it, and I don't have any involvement in your decision making. ओके. रिसर्च एनालिस्ट ग्लोबल एक चीज बता रहा है कि हाँ, ऐसा है. बहुत थिन लाइन है सर. Yes. बहुत थिन लाइन है, मतलब क्लैरिटी नहीं मतलब लोगों का, मैं डैम श्योर हूं कि लोगों का आईए और आरए के बीच की जो डिफरेंस है ना वो क्लियर नहीं होंगे. confusion तो इसको हम सिंपल टर्म्स में हम यही बोलते हैं कि 1 to many जो दे रहा है, हाँ, that is RA. and जो 1 to 1 जो कर रहा है, that is IA. Yes. Now I got the clarity. Okay. अच्छा सर, सेबी की अगर मैं देखूं कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आरए की तरफ क्या कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू है और आईए की तरफ क्या कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू है? इसको समझने के लिए हमको है ना स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ये अलग अलग रेगुलेशंस क्यों हैं. आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओवरलैपिंग तो है. हाँ, Connection तो है. हाँ, कनेक्शन तो है. कनेक्शन तो है. यस. पर हमें इसको समझते हैं हम इसको लेवल वाइज, हाँ. कि सपोज एक आपका कोई क्लाइंट है जो, या आपका कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई ट्रेडर है, हाँ. जो बहुत अच्छा ट्रेड करता है, जिसको मार्केट का काफ़ी एक्सपीरियंस है, एंड ही वांट टू गो टू नेक्स्ट लेवल. He has cracked it. Suppose somebody has cracked it. How to make money in the market. Okay. अब he wants to give this knowledge to others. तो फर्स्ट स्टेप, जो पहली सीढ़ी है, वो है रिसर्च एनालिस्ट. दिस इज द फर्स्ट बेसिक लाइसेंस, रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस. यू बिकम अ रिसर्च एनालिस्ट. व्हाट यू हैव लर्नड, publish your thesis, publish your reports, let the world know. If you want the others to also make money like you are making, publish your reports. Once you are successful doing that, then the second tier would be a investment advisor, because now you have cracked it how to make money. Then people will approach you whether you can make money for me or you can help me make money. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, अगर मैं लेवल 2 पे जाता हूँ, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनता हूँ. तो ये मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपकी ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि जर्नी कैसी होना चाहिए. तो एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का लाइसेंस लिया, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बना. उसके बाद मैं क्या करूँगा कि आप जब एक एक करके मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे कि सर आपकी ये रिसर्च तो हमने देखी और ये इट वर्क्स अक्रॉस दी बोर्ड, बट ये मेरा स्थिति है, ये मेरा फाइनेंसेस है, ये मेरा गोल सेटिंग है कि भाई मुझे अपने एजुकेशन के लिए या ये फंड्स चाहिए, या घर बनाने के लिए ये फंड्स चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए 3 year 5 year down the line, this is what how much money I want to have, and can you make a financial plan for me, and can you recommend how much money where to put.
दैट इज़ द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र. देन यू डू द नेक्स्ट स्टेप. अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो AIF या PMS है. तो जहाँ पे आप एक्चुअली फंड मैनेज कर रहे हो. इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र फंड मैनेज नहीं करता है, सिर्फ वो आपको सलाह देता है. अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग डिसीजन जो होता है वो क्लाइंट के हाथ में ही होता है. ओके. है ना. सो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र क्लाइंट को बता देता है कि ये आपको इस तरह से अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है और इस ड्यूरेशन के लिए करना है बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल एंड सूटेबिलिटी असेसमेंट ऑफ कोर्स. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जैसे PMS है, PMS में बेसिकली वो फंड मैनेज कर रहा है. सो थर्ड स्टेप क्या हुआ कि जब आप इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, you get the confidence to become a fund manager. So what you do is you take a PMS license. It's not an easy license to get, but you need 10 years of experience, and there are other compliances you need to take care of. Then once you have a PMS license, you get the say in the investment. So fund manager takes the decision where to put money and how much to put money, when to enter, when to exit. Money is so he's just the person who is managing the fund, is not the custodian. Custodian is a different person. उसमें दूसरे इंटरमीडियरीज भी इन्वॉल्व होते हैं. बट देन एक बार somebody becomes a successful PMS, then he can think of becoming a mutual fund. So this is the journey. कितनी क्लैरिटी दी सर आपने. मतलब कि अगर एक ट्रेडर है, एक अच्छे से मतलब वो अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया, फुल टाइम ट्रेडिंग से आगे बढ़ना चाह रहा है, तो ही शुड गो टू टेक RA लाइसेंस. RA लाइसेंस कर लिया तो वो एडवाइस दे, लोगों को पसंद आ रही है तो फिर IA बन जाए. IA के बाद नेक्स्ट स्टेप इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बाद अगला स्टेप है खुद का म्यूचुअल फंड हाउस खोल लो. कितना अच्छा रोड मैप है. अच्छा सर, मेरे को बस एक चीज क्यूरियोसिटी आई कि मान लो मैंने RA का लाइसेंस ले लिया, अब मैं IA की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मेरे को RA का लाइसेंस सस्पेंड कराना पड़ेगा और फिर IA का लेना पड़ेगा, या आई कैन कैरी बोथ? सो फॉर्चुनेटली जो भी नए अमेंडमेंट आए हैं, हाँ, उसमें वी हैव गॉट दिस रिलैक्सेशन कि अ पर्सन कैन हैव बोथ IA एंड RA लाइसेंस. सो बिकॉज you may not have clients who want only investment advisory services or research services. So ये एक opportunity हमको अभी सेबी ने दे दिया है कि we can have both license. अच्छा, बट अगर मैं IA और PMS की बात करूं तो क्या हम दोनों होल्ड कर सकते हैं? ये क्या होता है ना, ये स्ट्रक्चरिंग का पार्ट है. जनरली हमने जितने केसेस देखे हैं उसमें वैसे तो ये कहते हैं कि एक ही कंपनी में आप एक चाइनीज वॉल क्रिएट करके दो अलग अलग डिवीजन करके करो. बट देन what we have seen in most cases is there are different SPVs, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जहाँ पे कि एक लाइसेंस एक PMS में होता है, एक लाइसेंस एक दूसरी कंपनी में एक IA होता है, ताकि प्रॉपर जो है सेग्रीगेशन हो सके. जैसे ब्रोकिंग फर्म्स करती हैं. ब्रोकिंग फर्म्स के लिए तो अब कंपलसरी है कि उनको सेपरेट कंपनीज में ही करना है. तो हाँ, क्योंकि मतलब ब्रोकिंग में ऐसे ही करते हैं कि अगर कमोडिटी लेते हैं तो कमोडिटी की एक सिस्टर कंपनी लेते हैं, वो रजिस्टर होती है कमोडिटी में. इक्विटी का लाइसेंस है तो इक्विटी के लिए एक दूसरी कंपनी रजिस्टर करी, ऐसा होता है ब्रोकिंग में. वो स्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, उसमें वो मैनेजमेंट काफ़ी इजी हो जाता है, तो इसलिए ये लोग करते हैं. सर, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि एक RA का और IA का सही तरीके से काम करने का तरीका क्या है सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर किसी IA को क्लाइंट एक्विजिशन करना है या मार्केटिंग करनी है तो किस तरीके से होनी चाहिए, एक सही तरीका क्या है एक IA और RA का काम करने का? क्योंकि हम अभी जिस वर्ल्ड में हैं, जिस सिनेरियो में हैं, यहाँ पे हर कोई क्लेम करता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ. क्या इज देयर एनी वे कि जिससे हम चेक कर पाए कि भैया ये बंदा जो क्लेम कर रहा है वो सेबी रजिस्ट्रेशन उसके पास है भी या नहीं भी है, प्लस अगर है तो इसके खिलाफ कितनी कंप्लेन है? क्या ये सारी चीजें को लेके सेबी क्लैरिटी देती है लोगों को? सर, इसमें क्या ऐसा है ना कि जो क्लाइंट है तो एक लीगल फंडा होता है, बोलता है बायर्स बी अवेयर. क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट को जिस रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास वो जा रहा है, सिर्फ उसके बोलने भर से आपको भरोसा ना करते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है.
सेबी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, बीएसई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सेबी का एक स्कोर्स करके एक पोर्टल है जहाँ पे सारे क्लाइंट के रिड्रेसल, जो ग्रीवियांस रिड्रेसल है वो वहाँ से होते हैं, तो उस पर भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वहाँ पे वो जाके सारी चीज़ें चेक कर सकता है। रही बात कि सही काम करने का तरीका क्या है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको ये चीज़ सोचना होगी कि सेबी के रेगुलेशंस आए हैं 2013 में, आईए रेगुलेशंस आए हैं, 2014 में आरए के रेगुलेशंस आए हैं। किसी भी लॉ को मैच्योर होते होते, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लॉ बना, एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन बना, उसके बाद इंडस्ट्री में लोग रजिस्टर हुए, उस लॉ के रेगुलेशन के अंडर रजिस्टर हुए। उसके बाद जब रेगुलेटर ने उन रजिस्टर्ड एंटिटीज़ का काम देखा, इंस्पेक्शंस हुए, कई एडजुडिकेशन हुए, कई चीज़ें हुई, तब जाके पता लगा कि अच्छा ये काम इस तरह से कर रहे हैं, या कस्टमर एक्वाजिशन का तरीका क्या है। तो तब जाके वो धीरे धीरे रेगुलेशन मैच्योर हुए हैं। तो अब जो 2025 में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, 24 और 25 में आरए में, इनफैक्ट 2021-22 में आईए के रेगुलेशन अमेंडमेंट आ गए थे, तो बहुत सारे चीज़ें अब जाके थोड़ी सी लॉ में क्लैरिटी आई है, और काम कैसे करना है इसमें भी क्लैरिटी आई है। तो व्हेन समबडी आस्क मी कि काम करने का सही तरीका क्या है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके काम करोगे, यही सबसे सही तरीका है। आपको रेगुलेशन तो जैसा लेटर एंड स्पिरिट में लिखा है वैसा तो आपको फॉलो करना ही करना है, बट योर इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट इज़ ऑल्सो पैरामाउंट। उसको तो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज सेबी, हम समझें कि सेबी क्यों बना। सेबी बना है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू bring growth in the Indian securities market, to regulate securities market। तो ग्रोथ को तो करना ही, लाना ही है, बट ये भी आपको जो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर भी आपको प्रोटेक्ट करना है, तो वो पैरामाउंट ड्यूटी है सेबी की। तो इसलिए अगर आप अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करके और उनके इंटरेस्ट में काम करोगे, तो आप को यू कैन फंक्शन वेरी वेल एज ए आईए और आरए। तो सर ये जो रजिस्ट्रेशन है सेबी का, ये लेने के लिए एक प्रोसेस क्या है? कुछ समय पहले तक क्या होता था कि डायरेक्टली वी कुड फाइल एन एप्लीकेशन विद सेबी। ऑनलाइन सेबी का एक पोर्टल है, उस पर एप्लीकेशन फाइल करते थे, डायरेक्टली सेबी उसको रजिस्ट्रेशन दे देता था। बट देन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बिकॉज गवर्नमेंट इज़ मैंडेटिंग मोर एंड मोर आईएज एंड आरए शुड कम। प्रॉब्लम इज़ दैट अभी हमारे पास कुछ 1500 के आसपास आरए होंगे, या 1000-1200 के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स होंगे, जहाँ करीब 18 करोड़ एक्टिव अकाउंट्स वी हैव इन दी मार्केट। 18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं और सिर्फ 1500, तो इतना डिस्पैरिटी और किसी इंडस्ट्री में आपको दिखेगी नहीं। तो गवर्नमेंट का भी मैंडेट है कि इस नंबर को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए। तो अभी जो रिसेंट चेंजेस आए हैं उसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को भी रिड्यूस किया गया है, और अभी क्या हुआ है कि बीएसई को एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरविजन बॉडी अपॉइंट कर दिया गया है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट दोनों के लिए। तो अब जो एप्लीकेशन करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको बीएसई का पोर्टल है, उसमें एक एप्लीकेशन करना पड़ता है। वो एप्लीकेशन बीएसई रिव्यू करता है, उस रिव्यू के बाद वो एप्लीकेशन बीएसई सेबी में फाइल करता है, फिर सेबी उसको रिव्यू करती है और फिर रजिस्ट्रेशंस देती है। तो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? या ये थोड़ा सा अभी क्या है कि ये नया सिस्टम बना है, तो अभी थोड़ा सा टाइम का जो जो पीरियड अभी लग रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, करीब 3 से 4 महीने का टाइम अभी लग रहा है। बट वी अंडरस्टैंड इट बिकॉज ये ट्रांजिशन पीरियड है, और अभी क्योंकि रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस हो गए तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो सिस्टम इज़ ऑल्सो ओवरवेल्म्ड विद द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दे आर रिसीविंग। सो अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट आई एम श्योर दैट इवेंचुअली दिस विल रिड्यूस एंड वापस से वही विद इन 30 days इट शुड गेट प्रोसेस्ड। जो आप जो चेंजेस कह रहे हो एजुकेशन रिक्वायरमेंट, वो क्या चेंजेस हैं स्पेसिफिकली? सो पहले क्या होता था कि आईए और आरए में दोनों में इन्होंने एक ये ला दिया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के रेगुलेशन में जब अमेंडमेंट आया था तो उसमें तो इन्होंने ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी कर दी थी कि क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। दोनों होना चाहिए। इन रिसर्च एनालिस्ट में आइदर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इन्होंने दोनों जगह इसको रिड्यूस कर दिया है और एक्सपीरियंस को इन्होंने दे हैव डन अवे विद द एक्सपीरियंस थिंग, ओके, हटा दिया है। हाँ, ओके। एंड कॉमर्स ग्रेजुएट कैन आल्सो अप्लाई फॉर लाइसेंस, अभी ये इन्होंने कर दिया है। तो ऐसा कर दिया है कि मतलब अब एजुकेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, तो उसके कारण बहुत सारे एप्लीकेशंस बढ़ गई होगी, फ्लो बढ़ गया है। इनफैक्ट अब एक चीज़ और कर दी इन्होंने, पार्ट टाइम लाइसेंस का भी एक ऑप्शन दे दिया है। अच्छा। जिसमें क्या हो सकता है कि अगर प्रोफेशनल हैं मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या फिर लॉयर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सेट्रा, जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अपने काम के अलावा अगर वो रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का काम भी करना चाहते हैं तो दे कैन क्लियर देयर NISM एग्जाम्स and they can apply for license. They'll get a part-time license, but with certain restrictions on the number of clients, they can function as a IA or RA. अच्छा सर, एक बहुत मिथ है मार्केट में, मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स की बायो में देखा, इंस्टाग्राम और बाकी जगह, NISM रजिस्टर्ड। यस, लिटरली। तो मैं वो एक चाह रहा हूँ कि आप उस पर क्लैरिटी दे, व्हाट इज NISM रजिस्टर्ड और व्हाट इज CB रजिस्ट्रेशन, इनके बीच में सर लोगों को क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी है। So there is nothing called a NISM registered. It should be either NISM passed, which is also not a valid license. It's an exam. You have cleared an exam, but have you become registered as an advisor or a research analyst with SEBI? No. So if you are not registered with SEBI, you are not registered. So NISM registration, I can also, even if I don't give exam, I register myself with NISM. I am NISM registered. सही बात है। ये तो बहुत वो है, क्योंकि मैंने देखा है सर लोगों को, मतलब That's a wrong way to put, and it is misleading. हाँ, ओके सर। मेरे को ये बताइए ना, व्हाट इज द नीड फॉर रजिस्ट्रेशन? अगर मतलब इंडियन इकोनॉमी की बात करें या एज अ ट्रेडर में बात करूं, तो RA और IA के रजिस्ट्रेशन की नीड क्यों है? Why we need registered RA? Why we need registered investment advisors? Okay, it is a very interesting question, and let's not just restrict it to IA and RA. हाँ. Let us expand the scope. That why we need registration at all? सेबी में रजिस्ट्रेशन चाहिए ही क्यों? Yes. है ना? तो अगर हम रजिस्टर नहीं होंगे या लोग रजिस्टर नहीं होंगे और एज ए इंटरमीडियरी एक्ट करेंगे तो सेबी रेगुलेट क्या करेगा? रेगुलेट नहीं होगा मार्केट, रेगुलेट नहीं होगा तो लोगों के फाइनेंशियल रिस्क है, लोगों के साथ स्कैम्स हो सकते हैं, फ्रॉड्स हो सकते हैं। कैपिटल मार्केट में जैसे इफ़ यू रिमेंबर हर्षद मेहता केस, हाँ, ठीक है, हर्षद मेहता के टाइम पे सेबी रेगुलेशंस वर नॉट, 90s में रेगुलेशन, 1990s के आसपास रेगुलेशन बहुत नॉमिनल रेगुलेशंस थे। एंड सेबी इज नॉट अ ब्लड हाउंड, इट्स अ वॉच डॉग। ओके, सेबी इज नॉट अ ब्लड हाउंड, वो पीछे नहीं, अभी भी नहीं है, उसका काम मार्केट को रेगुलेट करना है, वॉच डॉग का काम है उसका, है ना। तो क्या हुआ कि उस टाइम उस तरह के कोई फ्रेमवर्क नहीं थे, तो बहुत सारी इलिसिट चीज़ें होती थी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होते थे। हर्षद मेहता के केस में भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुए, और जब तक वो न्यूज़ बाहर नहीं निकली तब तक वो चलता रहा। देयर वाज अ पॉइंट जब वो 4000 करोड़ का स्कैम बना, और 4000 करोड़ का स्कैम बनने के बाद वो जो कैपिटल मार्केट में लॉसेज हुए, एंड मार्केट व्हेन मार्केट क्रैशेस, इट क्रैशेस फॉर एवरीबडी, definitely everybody lost money. Okay, people lost their lifelong savings. So that is why regulation is requirement, and to regulate the market, registrations are requirement. It's like, can I drive a car without a license? So that's why we need regulations. तो सर अगर थोड़ा डिटेल में समझे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी या क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी रजिस्ट्रेशन के लिए? देखो, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। IA और RA रजिस्ट्रेशंस तो बहुत ही नॉमिनल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप एक एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो तो आपके आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से आप ऑफिस चलाओगे उसके एड्रेस प्रूफ वगैरह चाहिए, और एक आपका बिजनेस प्लान चाहिए कि आप करने क्या वाले हो, कैसे करने वाले हो। बाकी कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं जिसके फॉर्मेट्स BSE ने हमें दे रखे हैं, तो वो डिक्लेरेशंस और ये फिल करके
और अब तो एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये नए रेगुलेशन आने के बाद हो गया। पहले होता था कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट होती थी कि मिनिमम 1 लाख रुपए की कैपिटल इंडिविजुअल के पास नेटवर्थ होना चाहिए, या अगर कोई कॉर्पोरेट लाइसेंस ले रहा है तो 25 लाख, या आरए के केस में, आईए के केस में 50 लाख की रिक्वायरमेंट थी। तो उसको दे हैव डन अवे विथ, और अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपको जितना आप क्लाइंटल बनाओगे हर साल, उस हिसाब से आप एक फिक्स डिपॉजिट बीएसई के फेवर में आप करके रख दो, ताकि इन केस कोई क्लेम या कुछ रहा तो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ फ्रॉम दैट। और तो अब तो रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम कर दी है। तो ये वाले चेंजेस कब आए सर? अभी ये 2025 में है। 2025 में, मतलब ऐसा कर दिया है कि बीइंग आरए और आईए, नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं तो आप वहां पे डिपॉजिट करते वो जाओ, डिपॉजिट आप बढ़ा दो। उतने क्लाइंट्स के हिसाब से। तो वो मैक्सिमम कैसा है कि अभी 150 क्लाइंट तक जो है वो 1 लाख रुपए है, वो बढ़ते 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 जब आपके 1000 क्रॉस हो जाएंगे तब 10 लाख रुपए है। तो कोई इतना 1000 क्लाइंट इज़ बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। हाँ, तो 10 लाख की वो फंड आपका ही है, आपका ही एफडी करके रख रहे हो। जिस दिन आप उस लाइसेंस को सरेंडर करते हो, सरेंडर करेंगे, सपोज समबडी सरेंडर्स, हाँ, देन ही गेट्स हिज मनी बैक। सो ऐसा भी वो नहीं है। सर अभी है ना, जैसे हम सेबी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही कह सकते हैं कि इलीगल मार्केट है टेलीग्राम। हमारे लिए तो मतलब अगर देखा जाए तो कैपिटल मार्केट के लिए तो कह सकते हैं कि वो बहुत इलीगल मार्केट है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आजकल क्या होता है सर, लोग एनआईएसएम का एग्जाम निकाल लेते हैं और नहीं भी निकालते तो भी टेलीग्राम पे टिप दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रूल्स के वायलेशन होते हैं उनके थ्रू, अगर वो टेलीग्राम पे टिप दे रहे हैं तो, और अपने अकाउंट में टिप के बदले पैसे ले रहे हैं तो। ओके, सो मोमेंट यू से कि वो अनरजिस्टर्ड है, और वो वेदर टेलीग्राम और एनी अदर मीडिया, यू नो पीपल आर डूइंग सो मच एक्टिविटी ऑन ट्विटर ऑल्सो, एक्स, हाँ, एक्स पे भी कर रहे हैं यस, इसी तरह के पोस्ट, सेम है ना। तो ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अगर अनरजिस्टर्ड कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो क्लियर कट वायलेशन है आईए और आरए रेगुलेशन, वो जिस तरह से काम कर रहा है उन दोनों आइदर रेगुलेशन का। एंड अगर वो अपने आप को कुछ इस तरह से बता के या फॉल्स प्रोमिसेस वगैरह करके, एनआईएसएम रजिस्टर्ड बता, हाँ, फॉल्स प्रोमिसेस करके एनआईएसएम रजिस्टर्ड बता के, या क्लेम्स करके कि भाई 200 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, लाख रुपए आप लगाओगे 40% रिटर्न आएगा, 50% रिटर्न, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ ये। तो अगर वो कोई इस तरह से काम कर रहा है तो वो एक PFUTP के एक रेगुलेशंस है उनका भी वायलेशन कर रहा है, और सेबी के आईए और आरए रेगुलेशंस का भी वायलेशन कर रहा है। इसमें बहुत हेफ्टी पेनल्टी है, और पेनल्टी के साथ साथ इसमें मतलब अगर हम आईए आरए रेगुलेशन के वायलेशन की बात करें तो मिनिमम पेनल्टी इज़ 1 लाख विच में एक्सटेंड अप टू 1 करोड़ रुपीज़, और FUTP रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें 5 लाख से लेकर 25 करोड़ तक की पेनल्टीज़ हैं, बहुत हेफ्टी पेनल्टीज़ हैं। बट एट द सेम टाइम अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ के लिए सेबी ने अभी जो रिसेंटली जो ऑर्डर्स पास करे, दे इंश्योर दैट दिस मनी इज़ रिटर्न बैक टू द कस्टमर। उन लोगों को रिफंड के भी ऑर्डर हुए हैं, एंटायर सम रिसीव्ड बाय देम एज फीस। ये है एक ये बढ़िया बात है। ये मतलब मेरे हिसाब से इससे लोगों के मन में डर तो आना चाहिए कि यार अपन ने है ना टेलीग्राम के थ्रू घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बंगला कर लिया, सब कर लिया, बट मेरे हिसाब से सर डिजिटल स्कैम कभी छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो अपना फुटप्रिंट छोड़ेगा, कहीं ना कहीं फुटप्रिंट छोड़ेगा। आज नहीं 5 साल बाद आपके खिलाफ कहीं सेबी में कंप्लेन पहुंच गई और सेबी ने काम कर लिया, तो मेरे हिसाब से डे 1 से सेबी हिसाब गिनती है, मैं राइट, डे 1 से लेके अभी तक का पूरा हिसाब लेके और सब कट्ठा चिट्टा बांध के दे देती है। दैट्स व्हाट आई सेड, सेबी इज नॉट अ ब्लड हाउंड। सेबी ढूंढ के नहीं निकाल रही है लोग, बट पीपल वांट्स, सेबी को अगर एक कंप्लेंट या एक टिप या किसी के बारे में एक भी इंफॉर्मेशन पहुंची कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति इस तरह से अनरजिस्टर्ड काम कर रहा है, देन सेबी टेक्स केयर ऑफ इट। हाँ, क्योंकि अच्छा लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वो ब्लड हाउंड बन जाए, कि लोगों के यहाँ जा जाके ढूंढे, बट आई थिंक दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आई थिंक वी हैव पास्ड दैट फेज, जो हमने कुछ 2-3 साल पहले एक फेज ऐसा देखा है जब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स में बहुत ज़बरदस्त वायलेशंस हुए थे रेगुलेशंस के, और एक फेज ऐसा निकला था जब काफ़ी एडजुडिकेशन हुए
और काफ़ी लोगों को पेनलाइज भी करा है सेबी ने। और धूम मचाई इंदौर में। धूम इंदौर में बहुत धूम मचाई है तो सेबी सर ने। ऐसे ऐसा कोई किस्सा, कोई ऐसा ऑर्डर इस चीज़ का जो सेबी ने अनरजिस्टर्ड लोगों के ऊपर कुछ? अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो देयर हैव बीन सेवरल ऑर्डर्स अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट पे, बट जो अगर हम एक रीसेंट ऑर्डर की बात करें जो काफ़ी चर्चा में रहा, वो था अस्मिता पटेल वाला एक ऑर्डर है। तो बेसिकली वो क्या करते थे जो कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट टाइप का उनका एक सेटअप था, जहाँ पे वो लोगों को ट्रेनिंग टू हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर उसको ट्रेन करते थे, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स में बेसिकली उनका फोकस था। अब वहाँ पे जो उनका जो मॉडस ऑपरेंडी सेबी को पता चला, क्योंकि कई शिकायतें गई जब सेबी के पास, तो उनको पता लगा कि वो एक क्लाइंट से 8-8, 9-9 लाख रुपए फीसेस ले रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं कि भाई आप 30 लाख रुपए डालो, 40 लाख रुपए डालो, 1 करोड़ रुपया डालो, बड़ा बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज़ करो, आपको 30-40% आप रिटर्न कमाओगे। और बाय द वे शी वाज नोन एज द शी वुल्फ ऑफ द कैपिटल मार्केट या इंडियन मार्केट, इट इज़ कोटेड इन द ऑर्डर ऑल्सो। हाँ। तो उनका बहुत एक जो ऑरा बना हुआ था, तो काफ़ी लोग उस बिज़नेस के साथ या उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे और काफ़ी लोगों ने वहाँ से ट्रेडिंग और ये सब लिया। पर जब कुछ लोगों ने जब सेबी में कंप्लेंट किया, सेबी ने पूरा उनका मॉडस ऑपरेंडी समझा, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और क्या क्या वायलेशंस हैं। तो उन्होंने पाया कि FUTP रेगुलेशंस का भी वायलेशन है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस का भी वायलेशन है, टू सम एक्सटेंट फंड मैनेजमेंट का भी, PMS का भी वायलेशन कर रहे हैं। तो उस पर अभी एक इंटरिम ऑर्डर करके वो कुछ उनको रिफ़ंड करने के लिए, बाकी जितना अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किया है वो रिफ़ंड करने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया है, और हो सकता है उस पर आगे भी फर्दर उसमें प्रोसीडिंग्स होंगी। सर एक मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जैसे ये एक रिटर्न कोटेड कर देते हैं कि भाई वी विल गिव यू, मतलब आप हमसे सीख लो या आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं हर महीने 10% का रिटर्न निकाल के दूंगा। क्या सेबी रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसा किया जा सकता है? सर नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट प्रॉमिस अश्योर्ड रिटर्न्स। अच्छा। What is the guarantee that you will be able to do that? Or are you committing that you will give 10% any which ways the market goes? Because in the next sentence you will say that your investment is subject to market risk. Yes. When you say your investment is subject to market risk, you cannot commit a return. अच्छा सर, सेबी का जैसे ये इतने सारे केसेस हम सुन रहे हैं, मैंने एक भारती वाले का सुना था, फिर ये सुना, फिर बाप ऑफ चार्ट का सुना, फिर इतने सारे केसेस मैं सुनता हूँ। सर सेबी का इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है? क्योंकि है ना, जब मैं सेबी की वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ अनरजिस्टर्ड RA और IA के ऊपर होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पर्सनली आई फील कि सेबी है ना बहुत लोगों को छोड़ भी रहा है। क्यों? क्योंकि है ना, मैंने अभी देखा वार्निंग लेटर्स बहुत सारे आ जाते हैं। मैंने देखा कि मतलब कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ कभी कंप्लेन गई होगी तो उनको एक वार्निंग लेटर देके छोड़ दिया। तो इनका प्रोसेस क्या है एक्चुअल में? इन्वेस्टिगेशन कैसे किक करता है सेबी? ओके, सो बेसिकली क्या है, सेबी के खुद के लेड प्रोसीजर्स हैं इंक्वायरी होल्ड करने के लिए, पेनल्टी इम्पोज करने के लिए। तो क्या होता है, एक बहुत आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो जब सेबी को कोई कंप्लेंट जाती है या कोई टिप जाती है किसी एंटिटी के अगेंस्ट विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड और वेयर देयर इज़ अ वायलेशन, तो सेबी उसका एक इंटरनल ऑफिसर अपॉइंट करती है, जो व्यक्ति एक उसका इंस्पेक्शन या एक क्या बोलते हैं ना, शोकॉस नोटिस देता है। शोकॉस नोटिस बेसिस पे उसके सारे रिकॉर्ड उससे मंगाए जाते हैं, क्या कर रहा है, क्या उसने फीस कलेक्ट करी है, कितने क्लाइंट्स हैं, वटेवर उसका प्रोसेस क्या है, वेदर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। तो ये सारी चीज़ें सेबी प्राइमा फेसाई पूरा स्क्रूटनी करती है। उसके बाद वो देखती है वेदर दिस केस इज़ अप्रोप्रिएट टू फॉर एनी फर्दर प्रोसीडिंग, और वो देखती है कि क्या इसमें फर्दर पेनल्टी इम्पोज करने जैसा है। कई बार बहुत छोटे छोटे केसेस होते हैं जो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 1-2 क्लाइंट हैं, बहुत स्मॉल स्केल पे कोई आदमी काम कर रहा है जिसको रेगुलेशन, मतलब कई बार क्या होता है कि आप जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन, और आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है एजुकेशन एंड एडवाइजरी एंड RA बिजनेस, ये आज की तारीख में इसमें जो डिफरेंस रह गया है ना, बहुत हेयरलाइन डिफरेंस रह गया है। तो कई बार लोग वायलेट कर रहे हैं अनजाने में। तो ऐसे केसेस में सेबी कई बार एक जो है थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच भी
देखती है कि भाई इट वाज नॉट डेलिबरेट वायलेशन, बट कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे हमने अस्मिता पटेल का भी केस डिस्कस किया, जहाँ पे the volumes were huge, the affected people were, the number of people who got affected were large. Okay, it is okay. So when so many number of people are affected, it is affecting the capital market also. इक्का दुक्का आदमी से नहीं होता है, तो वहाँ कई बार से भी एक वार्निंग दे के छोड़ देती है। तो आपको ऐसे दोनों तरह के ऑर्डर्स दिखेंगे, जहाँ पे वार्निंग दे के छोड़ भी दिया है और कहीं जो है एकदम हार्डलाइन अप्रोच भी है। क्योंकि मैंने देखा है वार्निंग लेटर्स आ रहे हैं आजकल, ऐसा है। और मतलब मैं सीबी की वेबसाइट को बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करता हूँ। मैंने ये भी देखा सर कि अगर कोई केस हुआ है कि 2018-17, तो उसकी पेनल्टीज अब जाके इम्पोज हो रही है। इतना डिले कैसे होता है इन्वेस्टिगेशन में सर? डिले नहीं है, क्या है कि 17-18 या 19 उस पीरियड की हम बात करें तो उनके इंस्पेक्शन जब भी आए होंगे, 19-20 कभी इंस्पेक्शन आए होंगे वो लोगों के, या कोई कंप्लेंट से उस पीरियड से रिलेटेड है, मान लीजिए कंप्लेंट आज फाइल हुई है पर उस पीरियड से रिलेटेड है, तब जाके सेबी ने उसमें इन्वेस्टिगेट किया कि उसमें ये काम क्या कर रहा है या किस तरह से क्या क्या वायलेशन है। सेबी के नॉलेज में जब आया तब से सेबी ने उसको उठाया, और तब से तो आपको ऐसा दिखेगा कि उस पीरियड के वायलेशंस के लिए भी आज पेनल्टीज आ रही हैं। तो वो डिपेंड्स, एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स अ प्रोसेस इन्वॉल्व, प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट होना, उनके पास कई केसेस होते हैं। इट इज वी आर लुकिंग एट ओनली INRA रेगुलेशन, बट देयर आर अदर रेगुलेशंस आल्सो। सेबी हैज लॉट ऑफ फंक्शंस, लिस्टिंग अप्रूव करना है या दूसरे इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना है, अप्रूव करना है, लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करना है, एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना है, बहुत सारे काम हैं। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल डोमेन फॉर देम। बहुत सारे काम है सीबी के पास एक्चुअली। अच्छा सर, मेरे को एक कंडीशन आई दिमाग में, हो सकता है आपके पास कभी केस आया हो ऐसा। मान लो कोई व्यक्ति है जिसने IA या RA का लाइसेंस लिया, ठीक है, और उसके पास कोई कस्टमर था और कुछ समय बाद उसने लाइसेंस सरेंडर कर दिया। अब कस्टमर उठ के सीबी के पास जाता है कुछ साल बाद और कंप्लेन करता है, उस समय सीबी क्या करेगी? व्हाट डू यू थिंक? उस समय क्या वो IRA अकाउंटेबल रहेगा तब भी? सो कैसा है ना कि 5 साल को तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन ही करना है, आप कभी भी बंद करो, 5 साल तक का तो आपके पास आपको रिकॉर्ड रख के रखना है। अच्छा, तो इन केस विद इन 5 ईयर्स जाता है तो यू विल हैव एवरीथिंग टू सबमिट कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। अपन एक सेकंड के लिए ये मान लेते हैं कि कंप्लेनेंट जो है वो बोनाफाइड है, वो जेन्युइन कंप्लेनेंट है, एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं, ठीक है। कंप्लेनेंट गया सेबी के पास, मान लीजिए केस था 2021-22 का केस था, और आज की तारीख में जो व्यक्ति चला रहा था उसने बंद कर दिया, लाइसेंस सरेंडर करके सपोज बैठा हुआ है। ये एक अपन एक केस समझ लेते हैं, इस तरह का एक एग्जाम्पल। तो वो जब वो उसके पास जाएगा सेबी के पास और कंप्लेंट फाइल करेगा, तो चूंकि वो इस पीरियड में है तो उसको वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करे में तो वो प्रेजेंट भी करना पड़ेंगे उसको, उसकी ड्यूटी है। एट द सेम टाइम चाहे वो कंप्लेनेंट आज गया हो या 3 साल बाद गया, 5 साल बाद गया है, अगर उस पीरियड में उसने वायलेशंस किए थे तो दैट RA इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आएगी। ओके, मतलब इतना पुराना भी है तो भी 5 साल पेनल्टी तक लगा तो सकते हैं वो। पेनल्टी, देखिए वो रेगुलेटर के पास डोमेन में है पेनल्टी लगाना, और आप समझिए ये वेलफेयर रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। तो इट्स फर्स्ट गोल वुड बी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत हुआ है देन इंटरमीडियरी वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल इवन इफ इट इज सरेंडर्ड लाइसेंस। ओके, साथ ही साथ सर मैंने अभी नोटिस किया है कि जैसे ही अस्मिता पटेल वाला ऑर्डर आया था तो बहुत सारे लोग यूट्यूब से गायब हो गए थे, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि ये जो ग्रे एरिया था ये बहुत अच्छे से हाईलाइट करके सेबी ने बताया कि भैया आप ये रेगुलेशन तोड़ रहे हो। फिर कुछ समय बाद मैंने देखा लोग वापस से आए, मतलब यूट्यूब पे आए, बट वो लोग इंडेक्स पे व्यू दे रहे हैं अभी। तो क्या हम बिना RA और IA के लाइसेंस लिए क्या हम इंडेक्स पे अपना व्यू दे सकते हैं? सर ब्रॉडर मार्केट्स पे व्यू देना या इकोनॉमी पे व्यू देना, हाँ, या फाइनेंशियल सेक्टर पे व्यू देना, या डिफरेंट सेक्टर्स पे अगर हम बात करें उस तरह से व्यू देना, इज़ नॉट रिसर्च एक्टिविटी, डज नॉट
fall under the purview of research analyst regulation, broader markets में. ब्रॉडर मार्केट. But when it comes to index, हाँ. index, because futures and options are traded, okay, then it falls under the purview of RA or IA regulation. Okay. So I think it is advised that अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए, वो ट्रांसग्रेस कर रहा है. क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो वायलेशन तो है. अगर आप YouTube पे जाके इंडेक्स का चार्ट खोल के वहाँ पे आप बाय या सेल बता रहे हो, या मेरे को लग रहा है ये ऊपर जा रहा है जाएगा या नीचे जाएगा, तो आई थिंक दिस कम्स अंडर अ वायलेशन. I think people should avoid this. हाँ. ये ग्रे एरिया में देखिए, रेगुलेटर, अगर आप ग्रे एरिया में काम करोगे तो रेगुलेटर उसको रेगुलेट करेगा. ग्रे एरिया इज नॉट ब्लैक एंड वाइट नहीं है ना. हाँ. तो दे विल इंटरप्रेट रेगुलेशन इन देयर ओन इंटरेस्ट. सही बात है. अगर बात तो उन्हीं की मानी जाएगी. बात तो उन्हीं की मानी जाएगी. अच्छा सर, अभी ये एल्गो का बहुत है चलन इंडिया में, अब आया है एक्चुअली, तो बट मेरे को पता है कि ये जो एल्गोज हैं, सो कॉल्ड एल्गोज जो लोग दे रहे हैं, है ना, दे आर नॉट प्योर एल्गो, है ना. लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि स्क्रीनर बना के, स्कैनर बना के, और उसको कह रहे हैं कि ये मेरा एल्गो है. मेरे को ये जानना है. हाँ, तो एल्गो के लिए सेबी का भी क्या कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या, क्योंकि अभी आपने अभी हमको बताया कि बहुत लेटेस्ट अपडेट आया है इसके ऊपर, तो क्या सेबी क्या टेक ले रही है एल्गो के ऊपर? सो अगेन जैसे हमने बात करी थी कि आइए, अगर रेगुलेशन नए हैं तो धीरे धीरे सेबी ने मैच्योरिटी आई, आइडेंटिफाई किए, उनको फिल किया. नाउ देयर इज अ रोबस्ट रेगुलेशन अराउंड इट. तो इसी तरीके से एल्गो में भी धीरे धीरे सेबी ने आइडेंटिफाई किया. एल्गो पिछले 5-7 साल से थोड़ा जो है ग्लोबल मार्केट्स में इट हैज पिक्ड अप, एंड नाउ इट इज पिकिंग अप इन इंडियन मार्केट ऑल्सो. सो अभी क्या हो रहा है कि सेबी ने ये काम दे दिया एक्सचेंज को कि यू आइडेंटिफाई, यू रजिस्टर एल्गोस एंड यू रेगुलेट देम एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. अच्छा. तो ये काम सेबी ने एक्सचेंज को दिया हुआ है. ओके. है ना. एंड अब इसमें कैसा हुआ है कि एक जो गाइडलाइन उन्होंने दी है कि अगर कोई एल्गो प्रोवाइडर है, ही हैज टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ रिसर्च एनालिस्ट. देयर इज वन स्पेसिफिक गाइडलाइन. एल्गो अगर हमें देना है तो आपको आरए तो होना ही, आरए तो होना ही है, करना ही पड़ेगा. करना ही है ना. अगर आप यू आर एल्गो प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे है हैं. ना. दूसरा, अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट आया है उसमें कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ. जैसे डिटेल सर्कुलर, हम लोग भी अभी उसको वी आर आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसमें हमें इंटीग्रिटीज क्या क्या है, पर जो ब्रॉडर पॉइंट्स हम लोग उसमें से निकाल पाए थे, उसमें एक तो ये है कि आपको एक हर क्लाइंट का देयर हैज टू बी अ स्टैटिक आईपी. अच्छा. है ना. तो वो स्टैटिक आईपी की रिक्वायरमेंट कर दी है. अच्छा. एपीआई ब्रोकर्स विल गिव टू द क्लाइंट. अच्छा. हाँ, ब्रोकर विल गिव टू द क्लाइंट एंड देन क्लाइंट विल डिप्लॉय एल्गो थ्रू दैट स्टैटिक आईपी. ठीक है. अगर आपका 10 ट्रेड्स पर सेकंड है से कम है तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, एल्गो मतलब रजिस्ट्रेशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है एल्गो के लिए. ठीक है. बट स्टिल एक्सचेंज विल गिव दैट पर्टिकुलर एल्गो और एल्गो आईडी वो देंगे उसको, है ना. जो क्लाइंट एल्गो से कर रहा है उसको एक एल्गो आईडी दे देंगे, बट उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, पहले से उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है. पर अगर आपके 10 ट्रेड्स पर सेकंड से ज़्यादा ट्रेड्स हैं, सॉफ्टवेयर अगर आपका इस तरह से है कि वो मल्टीपल ट्रेड्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करता है, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है. इसमें कुछ और ब्रोकर्स को भी जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई हैं कि इसको ब्रोकर्स कैसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं. वो एल्गो प्रोवाइडर्स के साथ दे कैन पार्टिसिपेट ऑन रेवेन्यू शेयरिंग एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दे कैन आल्सो ऑफर देयर एल्गोज. तो इस पर भी बहुत सारा अभी स्ट्रक्चर होना है अभी, क्योंकि 2 दिन पहले ही सर्कुलर आया है, तो मे बी इन अ वीक और सो विल गेट अ बेटर क्लैरिटी आ जाएगी कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, क्या करना है. अच्छा सर, इससे मेरे को ऐसा लगा कि यार वो जो हम ब्रोकर की एक प्रॉब्लम देख रहे थे कि यार रेवेन्यू डाउन है. अगर ब्रोकर भी एल्गो क्लाइंट को देने लगा तो आई थिंक दिस कैन बी अनदर प्रोडक्ट उनके लिए, रेवेन्यू के लिए. ऑफ कोर्स इट एड्स टू द बास्केट ऑफ देयर ऑफरिंग्स.
तो ये एक बूमिंग वो हो सकता है, क्योंकि एल्गोस पे तो काम तो होना ही है, क्योंकि ऑटोमेशन पे तो मतलब ह्यूमन जा ही रहा है, हर चीज में हमें ऑटोमेशन चाहिए। तो दिस कैन बी अ गुड प्रोडक्ट, मतलब जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आगे चल के बहुत बड़ा बूम ला सकता है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, ऐसा। We are already in the age of AI and robotics, and therefore algorithmic trading is going to pick up. तो ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन है। नेचुरल सर, जाना ही है उस डायरेक्शन में तो हम लोगों को। तो दिस कैन बी अ गुड प्रोडक्ट, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये गेम चेंजिंग हो सकता है, अभी नया है। यस, तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में मेरे को लगता है ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ गया है, आ सकता है अब। ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हाउ दिस रेगुलेशन प्लेस एंड ये कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्या होता है, ये विद इन अ वीक देयर वुड बी लॉट ऑफ क्लैरिटी। तो उसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है। सर ऐसा कोई केस आपने कभी सीबी से वो किया हो जो मतलब आपके लिए एक आइकॉनिक हो कि यार यस हमने ये, मतलब एक होता है ना, एक अचीवमेंट वाली बात होती है कि यस वी डिड इट, ऐसा कोई आप कोई केस बताना चाहो आपका लाइफ का? यार ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, कई बार हमारी अपेक्षा से उल्टे रिजल्ट्स भी आए हैं। तो बिकॉज द अदर पर्सन टू whom you are presenting your case is also a human being, and how he perceives what you are saying, या फैक्ट्स कैसे हैं, सर्कमस्टांसिस क्या हैं केसेस के, उस पर बहुत सारी चीज़ें करती है। बट यस, देयर हैव बीन सर्टन केसेस जहाँ पे पेनल्टीज़ या रिफंड के ऑर्डर्स थे या शो कॉज नोटिस थे कि वाई द एंटायर मनी शुड नॉट बी रिफंडेड टू द पब्लिक, एंड वी वर सक्सेसफुल इन गेटिंग अ फेवरेबल ऑर्डर फॉर द क्लाइंट, वेयर जो सेबी ने शो कॉज में कहा था कि वाई इट शुड नॉट बी रिफंड द एंटायर मनी, वी वर एबल टू सेव दैट एंड नॉमिनल पेनल्टी वाज इम्पोज्ड। सो जो पेनल्टी इम्पोज हुई थी और जो अमाउंट रिटर्न करना था उसमें 100x का फ़र्क है। तो that was one case which I always admire कि हाँ यार I have done it, something which we were able to do for a client, and there are several cases जहाँ पे penalty impose होने जैसे cases थे, but we were able to present the facts properly। inspection में कुछ चीज़ें छूट गई थी या प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं हुई थी, वो हमने एडजुडिकेशन में हम प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाए, तो नॉमिनल पेनल्टीज़ या नील पेनल्टीज़ में हम लोग कई केसेस में बाहर निकले हैं तो क्लाइंट्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। होता होगा यार, कभी सीबी से भी ऐसा होता होगा कि ओवरव्यू गलत ले लिया और पता चले कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया बट वो जेन्युइन कंप्लेन ना हो और ऐसा हो। बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी नीड कंसल्टेंसी। हर चीज का मतलब अगर देखा जाए तो हमें एक्सपर्ट की जरूरत है। yes. और सेबी के लीगल मैटर्स में तो वी डेफिनेटली नीड एक्सपर्ट्स राइट नाउ। हाँ, क्योंकि अभी इतनी क्लैरिटी इस विषय में तो नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमने डिस्कशन किया इसके बाद व्यूअर्स को भी थोड़ा लाइट मिला हुआ कि हाँ ऐसा होता है, जो आपने प्रोसेस समझाई आरए से लेके वहाँ तक। तो और मतलब मेरे को जो लगता था सर, अभी इस पॉडकास्ट से पहले मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होती थी कि यार ये यूट्यूब पे इतनी मतलब सब रेगुलेशन वायलेट कर रहे हैं, सेबी क्यों नहीं जा रहा है। अब मुझे समझ में आया कि भाई रेगुलेटर्स आर द वॉचडॉग्स, उनका काम है नजर रखना, बट जब तक उनके पास कोई नहीं पहुंचेगा तब तक दे कांट टेक द एक्शन, राइट? यही है उनका काम। यार देखो ऐसा है ना कि अगर हम ग्लोबली भी देखेंगे ना, सेबी एक बहुत ज़बरदस्त रेगुलेटर है। आप सेबी एक्ट कब आया? 92 यस है ना, 92 में सेबी का एक्ट आया। हाँ। ठीक है, उससे आप एसईसी को अगर हम देखें तो एसईसी कब आया था? शायद 1934 में आया था। सिक्योरिटी रेगुलेशन है एसईसी जो यूएस का सिक्योरिटी है ना, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस का, जो शायद 1934 में, आई एम नॉट श्योर, मैं आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट 1934 में रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो इतने सालों का एसईसी का जो लर्निंग्स है, और आज यूएस का कैपिटल मार्केट कहाँ है, और हम 92 में हमारा रेगुलेटर आया हुआ है जो प्रॉपरली रेगुलेशंस हमारे यहाँ स्टेब्लिश होना चालू हुआ है और अभी भी हो रहे हैं। एवरी डे वी आर गेटिंग न्यू रेगुलेशंस, न्यू इमर्जिंग मार्केट्स आर कमिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। 10 साल पहले, 15 साल पहले एसएमई आया, एसएमई आईपीओस का 15 साल पहले जो रेगुलेशन आए थे, आज हम उसको एसएमई आईपीओस को आज हम एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनकी ग्रोथ क्या हो रही है। अब वो मेन बोर्ड पे जाने का उनका ट्रांजिशन पीरियड आने लगा है। इसी तरह से आप देखो रीट्स आने लगे हैं, इनविट्स आए हैं, ये सब
तो हमारा रेगुलेटर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और ये इंडिया का कैपिटल मार्केट जिस पेस से ग्रो कर रहा है और जिस पोटेंशियल से ग्रो कर सकता है, they are making sure that it happens, and at the same time they have the duty to keep fraudsters also away and protect the interest of investors, which they are doing very nicely. So इस बात की तो हमें सभी की तारीफ करनी चाहिए। वाह यार सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेजरली तो सबसे पहली चीज जो मेरे को समझ में आ गई कि एक अगर मतलब कहते हैं ना आजकल एवरीवन वांट्स टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, तो आपने एक पाथ बता दिया कि अगर आपको अल्टीमेटली सक्सेस अचीव करनी है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है, तो व्हाट शुड बी द वे कि आपके पास सबसे पहले आप आरए लो, आरए के बाद आईए बनो, आईए के बाद पीएमएस हैंडल करो, फिर जाके अपना खुद का म्यूचुअल फंड खोलो। क्योंकि लोगों के मन में सवाल तो रहते ही है सर कि यार आरए क्यों ले लूं, आईए क्यों। अच्छा, इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल गई कि यार मेरे को आरए की तरफ जाना चाहिए या आईए की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सर्विसेज के बारे में पता चला हमें। और सेबी के भी बहुत सारे मतलब हमें रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें समझ में आई कि हाउ सेबी वर्क्स, एंड वी शुड नॉट ब्लेम सेबी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि वो तो वॉचडॉग है, उसका काम कर रहा है ऐसा, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं ना। अभी तक हम इस वाले पहलू से समझ रहे थे, आज हमने सेबी की तरफ से चीजें समझी कि हाँ व्हाट दे आर वर्किंग एंड व्हाट कंट्रीब्यूशन दे आर पुटिंग इनटू आवर कैपिटल मार्केट ऐसा। तो सर मजा आ गया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। मजा आया सर, मेरे को बहुत सारी नॉलेज मिली आज के पॉडकास्ट से, और ये बहुत डिटेल्ड नॉलेज है। मतलब ये कंप्लायंस जो वर्ड है ना सर, ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है लोगों के लिए। ये कंप्लायंस से लोगों को डर लगता है, बट आई डोंट थिंक कि एक बार आप अपने सिस्टम सेट कर लो देन आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक प्रॉपर प्रोसेस से काम करोगे तो इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। बहुत अच्छा है।